अरे एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। नए हफ्ते की शुरुआत है। ग्लोबली ढेरों इवेंट्स पर रखनी है नजर और पिछले हफ्ते की वीकनेस के बाद क्या इस हफ्ते संभलेंगे बाजार, कैसा रहेगा एक्शन, अब जानेंगे अनिल जी के साथ। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। पहले तो बताएं आज के लिए ट्रिगर्स क्या क्या हैं। ट्रिगर्स दीप सुस्ती वाले ही हैं, ज्यादा कुछ ऐसा एक्शन वाला मतलब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। बिल्कुल। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी तो रही लेकिन उम्मीद से कम। 140 अंक नीचे डाउ गिरा है और 100 अंक नीचे नैस्डैक बंद हुआ था। इस बीच डिफेंस पर एक ऑर्डर आया है सेना की तरफ से और एक साल के भीतर काफ़ी कुछ सप्लाई करने के आदेश है। साइज़ पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना बड़ा ऑर्डर हो सकता है, लेकिन हाँ टाइमलाइन पता है कि एक साल के भीतर डिलीवरी करनी, यानी कि जल्दी एग्जीक्यूशन होता दिखेगा। कच्चे तेल और डीजल पर एटीएफ पर जो विंडफॉल टैक्स है हर 15 दिनों में जिसे रिव्यू किया जाता है वो रिव्यू करके हल्का सा घटाया गया है और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इसका लॉन्च कर दिया है पीएम मोदी ने शनिवार को। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर हम आज के ट्रेडिंग सेशन को बढ़ाएंगे आगे। बिल्कुल। तो ढेरों खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड और कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स तो आज फोकस में रहेंगे ही, बट पहले थोड़ा जो एक्शन है बाजार के लिए उस पर बात कर लेते हैं सर। और पिछले हफ्ते के एक्शन पर तो थोड़ा टच करना है लेवल्स को लेकर, बट ये जो इस हफ्ते बड़ा एक्शन, बड़ा इवेंट हमारे सामने है, उसको लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए? वेट एंड वॉच की है। उसका रीज़न ये है दीप कि सबसे पहली और सबसे अहम इवेंट तो अमेरिका से ही है। कल से फेड की मीटिंग शुरू होगी, परसों शाम तक चलेगी और बुधवार सुबह सुबह हमें उस पर रिएक्शन देना है, राइट। तो फेड क्या कुछ कहता है, क्या कुछ करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अच्छी बात ये है कि इस बार फेड से ज़्यादा उम्मीदें किसी को है नहीं कि वो अच्छा कहे। दूसरी अच्छी बात यह है कि फेड की मीटिंग के जाने के पहले अमेरिकी बाजार थोड़े कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। अब खराब बात क्या हो सकती है? खराब ये कि 80% लोग अभी भी ये मान रहे कि ब्याज दरें आधा 0.5% ही बढ़ेगी। खैर आधे का तो जमा नहीं चलाएंगे, आधा तो भूल ही जाओ। 0.5% बढ़ेगी ऐसा 80% मान रहे हैं, जो कि थोड़े ज़्यादा थे शुक्रवार को। शनिवार रविवार को थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर समझ आती हुई दिखी, ऐसा लगता है वीकेंड पर स्ट्रेस कम हुआ। तो अब 80% लोग अमेरिका में ये मान रहे कि ब्याज दरें बढ़ेगी 0.5% और 20% लोग अब भी मान रहे कि 1%। 1% बढ़ेगी, झटका लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर 0.5% बढ़ती है तो उम्मीद के मुताबिक होगी और उसके बाद फेड चेयरमैन की कमेंट्री पर फोकस रहेगा। और अगर फेड चेयरमैन ये कहे कि 0.5% तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हालात बेकाबू और नियंत्रण के बाहर है तो फिर मामला ठीक नहीं है। सो आई थिंक अगले 2 ट्रेडिंग सेशन दुनिया भर के बाजार वेट एंड वॉच मूड में भी रह सकते हैं, इस बीच वोलेटाइल भी हो सकते हैं। वो भी कहना मुश्किल है कि दोनों में से क्या करना चाहेंगे। और उसका कारण सिंपल है कि अगर पोजीशन के लिहाज से देखें तो शॉर्ट्स काफ़ी हैं। जितना डर लॉन्ग पोजीशंस वालों को लगता है कि फेड की मीटिंग के बाद घट न जाए, उससे थोड़ा सा कम डर तो मंदी करने वालों को भी है, क्योंकि पहले गिरकर आप जा रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर अब तक ये होता है कि किसी भी बड़ी इवेंट के पहले अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ जा रहे थे और उसके बाद पिछले 3 बार ऐसा हुआ कि बाजार घटे। इस बार फॉर ए चेंज हम कमजोरी के साथ जा रहे हैं। फिर भी दीप अभी भी आज का ट्रेडिंग सेशन है, देखते हैं अमेरिका में क्या कुछ होता है। डाउ फ्यूचर्स थोड़े से मजबूत है। ओह सॉरी, नीचे आ गया, अब नीचे आ गया, बात करते करते नीचे आ गया। 50 पॉइंट ऊपर देख कर आया था मैं। यस सर। चलिए ठीक है, अभी एसजीएक्स भी गिरता है, इसी वजह से सारे गेंस गए हैं। एनीवे, सो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नज़र। सिंपल सी जो बात है। सो आई थिंक फेड की मीटिंग सबसे ज़्यादा अहमियत वाली है। दूसरी बात, 4 और सेंट्रल बैंक फेड के अलावा जिनकी इस हफ्ते मीटिंग होने वाली है। बैंक ऑफ इंग्लैंड 22 तारीख को अपनी मीटिंग कर रहा है। उसके अलावा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जापान, ये 3 सेंट्रल बैंक और हैं जो, और सारे सेंट्रल बैंक एक ही गाना गाएंगे, महंगाई 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 महंगाई। हाँ, कौन सी पिक्चर में था शायद, मेरे ख्याल से रोटी कपड़ा और मकान। मनोज कुमार उनकी फिल्म थी, अमिताभ थे उसमें, जीनत अमान। महंगाई मार गई, वही दिख रहा है। वैसे हाल है अभी पूरा। ये मतलब इंटरनेशनल सॉन्ग हो गया है वापस से। मतलब हमारा एक ज़माना होता था दीप, मुझे याद है जब मैं स्कूल के वक्त में था, तो उस वक्त है ना, जब इलेक्शन लड़े जाते थे ना हमारे यहाँ भारत में भी, तो सबसे बड़ी थीम महंगाई और गरीबी होती थी कि महंगाई के नाम पे फॉर ए चेंज बड़े लंबे समय बाद महंगाई गरीबी मुद्दा खत्म हुआ पिछले 10-15 साल से। अब दुनिया भर में फिलहाल सेंट्रल बैंक सब वापस दुनिया में हो गया, हमारे दुनिया में हो गया। हालांकि है हमारे यहाँ भी महंगाई, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन आपको रिलेटिवली कंपेयर करना है कि बाहर क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से हमारी सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। एनीवे, सो ये इस हफ्ते की पूरी थीम है सेंट्रल बैंक की, कि हर सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को लेकर किस तरह का क्या स्टैंड लेता है। इसमें एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है दीप, वो ये कि हर एक देश के लिए महंगाई को काबू में करने के और महंगाई के लेवल अलग अलग है।
किस देश को किस चीज़ की महंगाई ज़्यादा सता रही, किसी को खाने पीने की चीज़ों की, किसी को कच्चे तेल की, किसी को कुछ और कमोडिटीज़ की। सो हर एक अपने अपने तरीके हैं महंगाई से निपटने के। हाँ, इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की इस वक्त समस्या है। हमारे लिए जैसे खाने पीने की चीज़ों की उतनी समस्या नहीं, लेकिन हमारे लिए कच्चे तेल की समस्या है जो अगर कंट्रोल में आ जाए तो हर एक के लिए अपने अपने हिसाब से महंगाई है जो आप देखेंगे। तो आई थिंक ये हफ्ता और स्पेशली बुधवार तक शायद हम काफ़ी कुछ इस बार एक्सपायरी भी गुरुवार को ही है, अगले हफ्ते एक्सपायरी भी तो मंथली एक्सपायरी भी तो आने वाली है। मंथली एक्सपायरी नहीं सर, 29 को है। अगले गुरुवार है, हाँ, तो अभी टाइम है। सो आई थिंक बुधवार से हम क्लियर कट डायरेक्शन की तलाश में पहुंचेंगे। फिलहाल ये सबसे बड़ा इवेंट है जिस पर नजर रखनी, फेड की पॉलिसी। डन। तो फेड की पॉलिसी पर तो है हमारी अगले हफ्ते 30 तारीख को हमारी भी आएगी, तो उस पर भी नजर रहेगी। बट पहले फेड का एक्शन है, देख लेते हैं, और उसके बाद हमारे बाजार। अच्छा, बाजार की बात है सर, तो ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स हम कम रिएक्ट कर रहे थे, बट वेडनेसडे स्पेशली और थर्सडे फ्राइडे को हमने भी इन लाइन या फिर आप कह सकते हैं एक तरह से थोड़ा ज़्यादा भी रिएक्ट करते हुए दिखा दिया। तो ये जो 500 पॉइंट हमारे बाजार भी फिसले हैं, नया हाई के बैंक निफ्टी बनाने के बाद वो भी फिसला है, ये हम अब ग्लोबल बाजार के लाइन में आ गए, हमारा भी अभी थोड़ा एडजस्टमेंट ये बाकी है, या फिर हम भी अब ऑलमोस्ट उसी लेवल पर रिएक्ट करेंगे जैसा हम ग्लोबल बाजारों को करते हैं? देखो, अगर आप तेजी में हैं तो आप कहेंगे बहुत हो गया भाई और मत गिरो, और अगर आप मंदी में तो अभी तो शुरू हुआ है, तो 500 पॉइंट क्या होता है। सो आपकी पोजीशनिंग कैसी है उस पर डिपेंड करता है। कितना गिर सकते हैं और इसका मतलब अंदाजा लगाने की कोशिश करने के बजाय मैं फिर ये कहूंगा कि इसका जवाब न तेजी करने वाले के पास है न मंदी करने वाले के पास है कितना गिर सकते हैं। इसका जवाब आप ही के पास है अगर आपकी पोजीशन है तो, और वो जवाब ये है कि आपकी पोजीशनिंग और आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी हेजिंग कब और कैसे, ये जरूरी है ना। सो आप मतलब ये मान के चलो कि आपकी जो पोजीशन है उसके अगेंस्ट अगर बाजार जाता है फेड की मीटिंग के बाद, तो आपको कैसे मैनेज करना है, चाहे वो तेजी की पोजीशन हो चाहे मंदी की पोजीशन हो, दोनों तरफ कैसे भी हो सकता है। क्योंकि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि आमतौर पर किसी भी बड़ी इवेंट के पहले बाजार मजबूती के साथ जा रहे थे और पिछले 3 बार ऐसा हो कि उसके बाद गिरते हैं। अच्छा, गिरने में भी कोई दिक्कत नहीं, गिरते ही फिर हमारे यहाँ जब रिएक्शन आता है तो जहाँ खुलते वहाँ बॉटम बनाकर वापस हाई पर हो जाते हैं। क्या इस बार अलग है? अलग है। क्या अलग है कि इस बार हम कमजोरी के साथ जा रहे हैं फेड की मीटिंग पहले, अनलेस कि आज बहुत भाग जाए, वो तो मुझे नहीं पता अमेरिका, बट अदरवाइज इन जनरल अमेरिकी बाजार फेड की इस बड़ी बैठक के पहले कमजोरी के साथ जा रहे हैं। क्या फिर कमजोरी के साथ जाने के बाद फेड के बाद बाजार अमेरिका के बढ़ सकते हैं? अगर बढ़ गए तो क्या हम गैप से खुल सकते हैं? गैप से खुल गए तो क्या नीचे आ सकते हैं? सो देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। तो बेहतर ये है कि ऐसी सिचुएशन में किसी इवेंट को और इवेंट के बाद के बाजार के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के बजाय ये कि आप अपनी पोजीशंस थोड़ी सी हल्की रख लें, ठीक है ना। बाकी दिन है ना 360 दिन 65 दिन है आपके, जिसमें से 200 सवा 200 दिन ट्रेडिंग, 200 दिन होती है ट्रेडिंग मान लो, बाकी दिन आप छुट्टी उट्टी पे भी घूमते फिरते भी, 200 दिन आपके पास काम करने के। फॉर एग्जाम्पल 200 दिन में से मुश्किल से 20 दिन साल भर के ऐसे होते होंगे, 25 दिन ऐसे होते होंगे जो ऐसी इवेंट है जो आपके प्रेडिक्शन के बाहर की, वो 25। और अगर आपने ढंग से 150 दिन काम कर लिया ढंग से, तो बाजार आपको वैसे पैसे बना के देता है, बिल्कुल, है ना। सो अब उसी दिन आपको क्यों करना है कि जिस दिन सबसे ज्यादा रिस्क हो। सो आई थिंक प्रूडेंट ये होगा कि लेवल्स पर नजर रखें, स्टॉप लॉसेस अपने मैनेज रखें, पोजीशन कम रखें, वोलेटिलिटी जो हो रही है। अच्छा, ये बाहर के फैक्टर्स ही नहीं, हमारे अपने फैक्टर भी अभी डिस्कस करेंगे, उसमें भी बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन वाला मामला है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का रहने की, सावधानी के साथ रहने की जरूरत ज़्यादा है, और उसी लिहाज से आप बाजार को अप्रोच करें, सावधानी रखनी। 2 दिन देख लो आराम से, बुधवार के बाद देखेंगे क्या करना है। बिल्कुल, तो चलिए बुधवार शाम और बुधवार के पहले बहुत गिर गया तो ले लेंगे, बहुत बढ़ गया तो दे देंगे। फॉर्मूला सिंपल है दीप जी, अभी जो मार्केट है गर्मी में देते रहो, और जब पैनिक हो लेते रहो। बिल्कुल, अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और हिट भी रहा है। हाँ, और ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है। जब भी आपको लगता है अब तो ब्रेकडाउन हुआ, गया ये खत्म, वहाँ से मार्केट घूमता है। जिस दिन ऐसा लगता है कि अरे बस अब तो बड़े ब्रेकआउट की तरह लाइफ हाई पहुँच रहा है, वहीं से सप्लाई आती है। सो पूरा ट्रेडिंग रेंज वाला मार्केट, और फंड्स ने और बड़े इन्वेस्टर्स ने भी ये डिसाइड कर लिया कि एक तरफा पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है, अनलेस कि आपका 5-10 साल का व्यू, 5-10 साल का व्यू उसको तो रोज देखने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप पोजिशनल हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने, 6 महीने का व्यू लेते, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ट्रेड इस तरह से करें। 10-10%, 15% बन गया तो थैंक यू वेरी मच। वही हो रहा है, वही हो रहा है सर।
बिल्कुल ठीक है, तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। चलिए सर, फिर आज की एक बार स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं, फिर उसमें कुछ और लेवल्स पर आपसे राय भी लेनी है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा 540 के जो लेवल की बात कर रहे थे वहीं जाके बंद हुआ है। वहीं जाके बंद हुआ। इंट्राडे में तो खैर 500 तक गया था, बट ऑलमोस्ट उसी लेवल को डिफेंड कर लिया, तो वहां से अब कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है एक्शन? मेरे ख्याल से दीप है ना, अब यहाँ से अगर 150-200 पॉइंट और आप नीचे आ जाते तो बाई जोन में आ गए। 17,300 340 अच्छी जगह है। 200-250 पॉइंट नीचे यहाँ से वो खरीदारी के लिए परफेक्ट रेंज बन रही है आपके लिए। 300 से 380 की बनती है बेसिकली। तो आई थिंक वहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, और बेसिकली वही 17,800 से 18,000 की रेंज जो है वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। यही रहने वाला है। बैंक निफ्टी का भी सेम सिमिलर यही हाल, 41,200 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग बिक वाली है, और 40,200 40,400 की रेंज में खरीदारी। तो ब्रॉडली रेंज वही है, उससे ज़्यादा कोई खास बदलाव है नहीं। एक चीज़ और जो आज डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, इससे पहले कि आप सारे ट्रिगर्स पूछे, FIs की आंकड़े। एक ही रिस्क है इस वक्त बाजार में, भारतीय बाजारों के लिए अगर कोई समस्या की बात है तो वापस से FIs का बढ़ता हुआ दबाव बिकवाली का। ऐसा नहीं कि पहले हमने 6-7 हज़ार करोड़ की बिकवाली नहीं झेली है, देखिए झेली है, 15,200 तक भी पहुंचे हैं। धीरे दो चीजें हो रही जो चेतावनी वाली। पहली चीज तो एक दीप, ग्लोबली मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, बिकवाली का प्रेशर डे बाय डे बढ़ रहा है। 500-700 हज़ार करोड़ से 1,000 से 2,000 करोड़ पहुंचे, 2,000 से अब 3,000 करोड़ की रेंज में पहुंच रहे हैं। 3,260 करोड़ की बिकवाली, और इसमें कोई खास बड़ी ब्लॉक डील्स नहीं थी। तो बिना ब्लॉक डील्स की कैश मार्केट में बिकवाली 3,260 करोड़ की बड़ी मानी जाएगी। चलो कोई बात नहीं, बेच दिया आपने, ठीक है, समझ में आता। लेकिन सामने स्टॉक फ्यूचर्स देखिए, 3,500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, यानी कि लगभग वही $1 बिलियन, 7,000 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली स्टॉक्स की। ये तकलीफ का काम है, और ये आपको ऊपर है ना टिकने नहीं देगा। इसलिए 17,800 18,000 अब आपके लिए सप्लाई जोन बन रहा है। उस रेंज में आने पर आपको अपनी पोजीशन हल्की करनी है, ये ध्यान में रखिए। लोकल फंड अभी तक खरीदना शुरू नहीं करे, देख रहे हैं वेट एंड वॉच वाले मूड में कि इनका सेलिंग प्रेशर खाली फेड की मीटिंग तक ही है, बाद में भी रहता है। सो आई थिंक लोकल फंड्स की जो खरीदारी आएगी वो शायद फेड की मीटिंग के बाद आती हुई दिखे। सो आई थिंक आज और कल 2 ट्रेडिंग सेशन आपको थोड़ी सी अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड पर संभाल के रखनी है, थोड़ा सावधानी रखना है, डिसिप्लिन के साथ करना है। ये डेटा में दिख रहा है। तो अपसाइड के लिए हमारे बाजारों में एक ही सबसे बड़ी समय, ग्लोबल की तो सबके लिए कॉमन है, हमारी ये कि जो बिकवाली FIs की बड़ी है, इसमें थोड़ा सा आपको सावधान, ये परेशान कर सकता है। ठीक है, तो चलिए FIs की सेलिंग, ये परेशानी वाला मामला जरूर है, इस पर भी रखनी नजर। ये तो फिर क्लियर नेगेटिव संकेत हो गया। बाकी आज के संकेत फिर क्या कह रहे हैं सर? ग्लोबल न्यूट्रल है। मैंने बहुत नेगेटिव बहुत पॉजिटिव दोनों ही देखा, न्यूट्रल है। और FIs के तो नेगेटिव हैं ही, लोकल फंड्स के भी न्यूट्रल हैं। F&O संकेत थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव इन द सेंस कि ओवरसोल्ड दिख रहा है मार्केट, है ना। तो हल्का सा ओवरसोल्ड है मार्केट, ये एक थोड़ा सा ठीक दिख रहा है मामला। बाकी सेंटिमेंट न्यूट्रल से हल्का नेगेटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 17,400 17,475 आज का ये पहला सपोर्ट जोन, जहां हम पहुंचकर इंतजार करेंगे बाजार के स्टेबल होने का है। नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन अगर गए तो 300 से लेकर 340 की रेंज ऐसी होगी जहां पर अच्छी खरीदारी बनेगी, शॉर्ट कवरिंग भी। ऊपर 17,575 17,650 पहला सप्लाई जोन है, रुकावट की जगह है, इसको पार करना मुश्किल होगा, या तो फिर 17,690 से 17,765 ये अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पर आपको आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी 40,500 का लो आपने शुक्रवार को बनाया था और 40,775 पे आप बंद हुए, तो पहला जो सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी का वो 40,425 से लेकर 40,575 की रेंज में है। नीचे 40,200 से लेकर 40,325 खरीदारी की अच्छी जगह निकल कर आती है। ऊपर 41,150 41,275 एक हल्की फुल्की रुकावट की जगह 41,000 के आसपास भी बनती है, लेकिन आई डोंट नो वहाँ लेवल कोई ऐसा ठीक से निकल कर नहीं आया, और सीरीज की शुरुआत ही हुई है शुक्रवार को, तो डेटा कम है। तो 41,150 41,275 ऊपर की रेंज है। 41,400 41,625 परफेक्ट सप्लाई जोन बैंक निफ्टी के लिए भी। जी ओके, तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स आज के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? अच्छा, वो तो 17,530 पे हम बंद हुए, ठीक है। 17,500 17,475 और 450 तीन छोटे लेवल हैं। 17,400 17,380 तीन मीडियम, 2 मीडियम लेवल है। 17,340 से 17,300 तक के बड़े लेवल सपोर्ट के तौर पर। ऊपर 17,575 600 650 सॉरी, ये तीन छोटे लेवल है। 690 765 मीडियम, 800 825 फाइनल लेवल ऊपर की तरफ।
बैंक निफ्टी 40,775 पे आप बंद हुए, 40,700 और 575 दो छोटे लेवल है। इनफैक्ट 500 को भी छोटे में ही गिन सकते हो आप, 500 तक के तो विजिबल है क्योंकि आपने शुक्रवार को भी 40,500 का लो देखा है। 40,425, 40,375 दो मीडियम लेवल है, 40,275 और 40,200 तक के लेवल्स यहाँ पर है। इसके नीचे के लेवल खुल नहीं रहा, खुले नहीं तो ये अच्छा नहीं खुले, बिल्कुल। हाँ, इतने में भी देखो कितना हो जाता है, 500 पॉइंट करीबन हो जाता है, तो बहुत है भाई, इससे ज़्यादा क्या गिरोगे। एग्जैक्टली। ऊपर की तरफ 40,875, 41,000 दो छोटे लेवल, 41,150, 41,200 और 275 तीन मीडियम लेवल है, 41,400, 41,725 बड़े लेवल। जी ठीक है। अच्छा, एफआईएस की पोजीशन, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स तो बेचे हैं बट इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़ी खरीदारी है, सरप्राइजिंग लगा मुझे, बढ़कर आई है। वही समझ गया है इंडेक्स फ्यूचर्स कैसे खरीदना है। बड़े नहीं है, 837 करोड़ की खरीदारी, लेकिन खरीदारी भी की है, शॉर्ट कवरिंग भी और थोड़े लॉन्ग भी किए, पता नहीं भगवान जाने, नहीं समझ आया, नहीं समझ ये डेटा क्या क्या पर्पस क्या था उनका, समझ में नहीं आया। ठीक है, और हो सकता है एक ही चीज़ है जो पोस्टमार्टम के तौर पर मैं बताऊँ कि स्टॉक्स बेचने भेज दिए, सामने स्टॉक्स नहीं बेच पा रहे होंगे या पहले मार्केट पे व्यू कुछ होगा ऐसा कि भाई मेरा मंदी का व्यू या थोड़ा नीचे आ सकता है, तो मैं इंडेक्स बेच के रखूंगा और जब नीचे आए तो मुझे स्टॉक बेच के निकलना है, सामने मैं इंडेक्स में हेजिंग कम कर लूंगा, वही हो सकता है, और तो कोई दिखता नहीं। अंडरस्टूड। बैंक हाँ, दूसरा पुट कॉल रेशियो, हाँ ये एक आज के लिए थोड़ा पॉजिटिव चीज़ है। 0.76 का पुट कॉल रेशियो आपका निफ्टी पर है, 0.79 का बैंक निफ्टी पर है, थोड़े हल्के हो गए बाजार एक ही दिन की गिरावट में, ये अच्छी बात है। सो ओवरसोल्ड तो नहीं है, लेकिन अपने आप में हल्का होना भी ठीक बात है। सो आई थिंक थोड़ा लाइट एंड कंफर्टेबल है पुट कॉल रेशियो, बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी। विक्स 8% बढ़कर आया जो तो दिख ही रहा था, नहीं था, वोलेटिलिटी बढ़ने के तो आसार बढ़ेंगे क्योंकि फेड की मीटिंग वाले हफ्ते में जा रहे हैं, बट पुट कॉल रेशियो एक अच्छे, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अच्छा, नीचे सहारा मिल सकता है। आप देखो ना कितना 35 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो एक ही दिन में घट गया, और क्या चाहिए। राइट। सो लॉन्ग पोजीशन भी हल्की तो हो ही गई ना दीप, है ना। आई थिंक लास्ट वीक की शुरुआत में हम 1.4 तक पहुंच गए थे, तो वहां से तो आधा हो गया। करेक्ट, 1.4 पे हमने बोला था पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट है, देगा वो है ही है। खाली क्या है कि जिस समय ओवरबॉट है या जिस समय ओवर सोल्ड है, ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप सुबह अभी 8 बजे डेटा देख रहे हो कि ओवर सोल्ड है तो 9:15 बजे ही ओवर सोल्ड है ना, बढ़ना चाहिए। वो किस लेवल से कब बढ़ेगा, वही तो आपको इंडिकेशन मिल गया कि नीचे से बढ़ेगा, अब किस वक्त और किस लेवल से बढ़ेगा वही डिसाइड करना है। तो 50% काम तो आपका हो गया ना कि भाई हाँ पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड नीचे में लेने का ध्यान है या शॉर्ट काटनी, फिर आपको बस उतनी प्लानिंग करनी कि कब कैसे काटना। ठीक है सर, मौजूदा पोजीशंस क्या करें फिर? स्टॉप लॉस लगाओ और क्या करेंगे। 17,450 का 540 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस था, लगभग उसके आसपास ही बंद हुआ है। अगर किसी ने लगाया तो ठीक है, नहीं लगाया तो 17,450 का रख सकते हैं आप इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। और बैंक निफ्टी का 40,500 का था, अब 40,400 का लो था, उसके नीचे 40,475 के आसपास इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस रखना चाहिए। शॉर्ट साइड पर थोड़ा स्टॉप लॉस दूर का है, वो इसलिए कि हल्का फुल्का बाउंस आए तो उसमें घबरा के आप शॉर्ट ना काटें। 17,875 थोड़ा सा दूर है, जिसको छोटा लगाना है अपनी मर्जी से आप 17,650 भी लगा सकते हैं, 700 लगा सकते हैं, आपको जो ठीक लगे लगे। स्टॉप लॉस इसमें मेरी छूट है, जो मर्जी आए लगाओ आपको शॉर्ट साइड पे, लेकिन एक्चुअल ढंग का स्टॉप लॉस 875 निकल कर आता है, दूर है, बहुत दूर है, इसीलिए बोल रहा हूँ आपकी मर्जी आए वो लगाओ, छूट है। ठीक है। बैंक निफ्टी 41,000 और 41,200, अब यहाँ पे भी दीप है ना, स्टॉप लॉस 41,400 निकल कर आता है। 400 मतलब कितना हो गया, 600 600 पॉइंट, उतना दूर देने का मतलब नहीं, इसलिए छोटा दिया है। यहाँ भी आपको अपनी सुविधा के हिसाब से बदलना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो है जहाँ पे फिक्स लगाना है मैं बोल देता हूँ, जहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी वो भी मैं दे देता हूँ, ताकि आप अपना डिसीजन खुद ले सके। अदरवाइज ये वाला फॉलो कर लीजिए। ठीक है सर, डन। नई पोजीशंस फिर? नई पोजीशन में 17,400 475 की रेंज में निफ्टी में खरीदारी करनी है आपको, ठीक है। और 17,300 का स्टॉप लॉस लगाकर 17,500 525 575 600 और 650 तक के टारगेट के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और ज़्यादा गैप से नीचे ना खुले तो 17,450 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं। अगर इसके नीचे खुले या इसके आसपास खुले तो फिर छोड़ दीजिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है खरीदारी करने के लिए। टारगेट 17,575 600 छोटे, 650 690 मीडियम और 765 800 825 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। बिना स्टॉप लॉस के ना करें। अगर इसके नीचे खुले 450 के नीचे तो फिर ना खरीदें। बेचना चाहते हैं जरूर बेचें। 17,625 से मूड बनाना शुरू करें, लेकिन बेचने के लिए परफेक्ट जगह है 650
690 और 765, 3 जगह जहां पर आपको टुकड़ों टुकड़ों में थैंक यू करना चाहिए, बेचते रहना चाहिए। 850 दूर का स्टॉप लॉस है, यही लगाइए। और 17,600, 575 और 540 3 छोटे टारगेट है। 500, 475 मीडियम टारगेट, 450 और 400 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है पिक वाली। अग्रेसिव के लिए सेल क्यों सर? वैसे ट्रेंड तो 2 दिन का नीचे का ही है और ऊपरी लेवल से दबाव भी आ रहा है, तो फिर बात तो सही है, एक ही वजह से, ताकि स्टॉप लॉस लगाए, लग जाए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड न करें, राइट। दोनों साइड में, क्योंकि आप फेड की पॉलिसी के पहले शॉर्ट होके जा रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में भी स्टॉप लॉस फॉलो करना बस, और कोई नहीं। बाकी तो बेचना सेफ, उस रेंज में कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। बैंक निफ्टी 40,275, 40,500 ये वो रेंज है जहां पर आप खरीदारी करने का मौका देख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए आप 40,175 का। टारगेट बनेंगे दीप 40,575 और 685 2 छोटे टारगेट, 775, 875 मीडियम टारगेट और 41,000 फाइनल टारगेट। थैंक यू। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आपको खरीदारी करना है, और ये खरीदारी होगी आपकी शुक्रवार के लोस के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर। और शुक्रवार का लो बना था 40,500 का, 40,475 पर आप स्टॉप लॉस लगाइए। 40,875 और 41,000 दो बड़े टारगेट, छोटे टारगेट। 41,150, 200 और 275 मीडियम टारगेट है। 41,400, 41,500 फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। बैंक निफ्टी देखो, यहाँ पे मैंने एग्रेसिव ट्रेडर नहीं लिखवाया है बेचने का। 41,150, 41,400 अच्छी रेंज है। 150 पे बेचो, 200, 275 पे बेचो, 400 पे और बेचो। 41,625 जो अब तक का लाइफ हाई क्लोजिंग है, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। टारगेट बनेंगे 41,000, 40,900, 40,800 3 छोटे टारगेट, 40,700, 575 मीडियम टारगेट, 40,500, 40,425 बड़े टारगेट। ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि अग्रेसिव बायर्स के लिए आज मौका मिल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, वहां पर भी आपको रखनी नजर, बट लेवल्स फॉलो करें। और क्योंकि दीप क्या है ना, हाँ। आप ये देखो कि 18,100 के आसपास का ही बनाया आपने, 18,096। यस, 18,096 समझो आप नीचे आ जाते हो 18,400 के आसपास, कितने 700 पॉइंट आ गए 2 सेशन में। ठीक है ना, 2 सेशन में 700 पॉइंट आ जाते हो तो फिर आपके एक बार तो बाउंस मिल सकता है उस हिसाब से। ठीक है सर, अंडरस्टूड। बैन लिस्ट में इंटरेस्टिंग अपडेट है। जो यूजुअल फेवरेट है आरबीएल, इंडिया बुल्स, वो तो बैन में बने हुए हैं। इंडिया सीमेंट और पीवीआर, ये दोनों बैन में। आई थिंक पीवीआर पहली बार आया, आई डोंट रिमेंबर, या लंबे समय बाद आया भी तो नहीं। सबसे बड़ी बात दीप इसमें यह कि बिना अंबुजा और डेल्टा के भी बैन लिस्ट बन सकती है इस सीरीज में। ये बदलाव है, नहीं तो अंबुजा डेल्टा अपनी जगह छोड़ने को तैयार है। आरबीएल आईबुल ने अब अपनी जगह पक्की कर ली वापस परमानेंट। हाँ, मतलब ये परमानेंट मेंबर पहले से भी होते थे, अब भी फिर से। ठीक है, ठीक है। तो 4 स्टॉक्स हैं आज बैन में, ध्यान रखिएगा। आरबीएल, इंडिया बुल्स, इंडिया सीमेंट और पीवीआर। अच्छा, वायदा कारोबार का डेटा समझाएं सर, आज फिर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स देखें? 17,500 एक ही स्टॉप, एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है। 17,500 बंद भी आप 17,530 पर हुए। 17,500 के नीचे ट्रेड करेंगे तो फ्रेश कमजोर है, लेकिन अदरवाइज जितना शुक्रवार को थे उतने ही है, उससे ज्यादा नहीं। 41 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट पुट में है वहां पर। इसके अलावा कोई खास बड़े डेटा है नहीं जो डिस्कस करें। बैंक निफ्टी 41,500 कहाँ बंद हुए थे दीप अपने? 41,700, सॉरी 41,500 क्या, सॉरी 40,775 बंद हुए। तो बैंक निफ्टी पे कोई एक भी ऐसा डेटा नहीं है जो मैं डिस्कस करूं। बहुत ही छोटे डेटा है, काम के नहीं है। लेवल हम बता ही चुके, हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत है नई ट्रेडिंग वीक की, देखते हैं किस तरह कुछ स्टॉक्स पे जरूर मैं एक बार बात करना चाहता हूँ। जो एक तो जैसे अंबुजा सीमेंट हो गया। अंबुजा सीमेंट में 2 चीज़ें हुई। एक तो जो मैनेजमेंट में टॉप ऑर्डर में बदलाव वो एक्सपेक्टेड लाइन पर है। मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा दबाव में रह सकता है, या ऊपरी स्तर पर अगर 540 550 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए वापस से। और उसकी वजह ये कि जो प्राइस, जिस प्राइस पर अलॉटमेंट किया जा रहा है 418 रुपये के आसपास, वो काफ़ी नीचे है। यहाँ से 100 रुपये नीचे, और मार्केट में अंदाजा 450 रुपये के आसपास का था। पहली चीज़। और नीचे दूसरी चीज़, स्टॉक्स इशू नहीं किए जा रहे हैं, वारंट्स किए जा रहे हैं। वारंट्स का मतलब है कि आपको 18 महीने के भीतर वारंट्स को कन्वर्ट करना है। वो करें नहीं करें अलग बात है, और करें तो भी 18 महीने में होगा। आज का आज पैसा नहीं आ रहा है, और डाइल्यूशन भी बढ़ा है। सो आई थिंक उस हिसाब से अंबुजा सीमेंट थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन वही है कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आपको पता है कि शॉर्ट और कुछ भी करें, शॉर्ट न करें, वैसा वाला माहौल है मार्केट में। ऑब्वियस रिएक्शन हर बार नहीं आए। हाँ, सो अब नीचे देखते हैं कहाँ सपोर्ट लेता है, लेकिन हाँ एक बार के लिए प्रेशर बन सकता है। दूसरा स्टॉक आपका है डेल्टा कॉप, जहाँ पर शुक्रवार को आखिरी 15-20 मिनट आधे घंटे में बड़ी खबरें चली थी। ये
कोई कैसीनो कोई लाइसेंस मिल रही है दमन के, तो कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ा नीचे आ सकता है, बैन में नहीं है, लेकिन कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं मुझे लगता है। 200-210 की रेंज में अगर डेल्टा जब भी मिले वापस से आपको, आज तो नहीं लेकिन जब भी मिले तो फिर से खरीदारी का मौका बनेगा। और आपको याद होगा दीप कि हमने टारगेट 235-240 के दिए थे, वो हड़बड़ी में कब 235-37 बना गया शुक्रवार को मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो टारगेट तक पहुंचा जरूर था। तो ऑलमोस्ट वो सारे टारगेट मिल गए आपको जो शुक्रवार के थे। बाकी तो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आ चुकी है, ऐसा कुछ भी पॉलिसी में नहीं है कि जिसकी वजह से शेयर और दौड़ लगाए, जितने दौड़ गए ठीक है, अब रुक जाए ये ज़्यादा जरूरी है। तो वो एक बार पॉलिसी आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग वहाँ हो सकती है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली सेक्टर्स और स्टॉक्स में आज अच्छा बोलने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो तीनों में थोड़ी सावधानी की राय है बस जी। और आज तो हम मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, थोड़ा समझेंगे भी इस पॉलिसी के बारे में। गेटवे डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट भी होगा हमारे साथ, बट लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एंड ऑफ कोर्स अंबुजा इस पर रखनी है नजर, डेल्टा कॉप भी रहेगा फोकस में। आइए इन खबरों के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जान लेते हैं। हमारे साथ हमारी रिसर्च टीम भी है तैयार, अरमान, कुशल, नुपुर और साथ ही आशीष। अरमान, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स खबरें कौन सी हैं आज की? जी, ट्रिगर्स में सबसे पहले हेडसन एग्रो प्रोडक्ट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो इक्विटी के जरिए फंड जुटाने के लिए जो है वो बोर्ड बैठक है। उसी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स में एक्स डेट है, जिसमें जीएनएफसी डिविडेंड 10 का, एमसीएक्स डिविडेंड 17.4 का और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जहां पे डिविडेंड 8.5 का है। ग्लोबल के आधार पर अगर आप देखेंगे तो यूके और जापान में जो है बाजार वो बंद रहेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्यूआईबीज को जो क्यूआईपी के जरिए जो शेयर्स इशू किए गए थे लगभग 22.6 करोड़ शेयर्स से, उनकी आज लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। आईपीओ अपडेट, हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल बढ़िया रिस्पांस देखने के लिए मिल रहा है। आखिरी दिन तक अगर आप देखेंगे तो जो आईपीओ है वो लगभग 75 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं पे क्यूआईबी का अगर पोर्शन देखें तो 178 टाइम्स, एनआईआई अगर आप देखेंगे 71 टाइम्स अराउंड, और रिटेल का हिस्सा लगभग 18 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों पर लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है वहां पर आती हुई दिखी है, जिसमें स्किल बढ़ाने और कॉस्ट में कमी लाने पर मुख्य फोकस है। उसी के साथ साथ भारत में जो लॉजिस्टिक की जो लागत है उसको बहुत कम करने के लिए भी, जो विश्व के आधार पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उस पर कम करने पर भी फोकस है। ओएनजीसी, रिलायंस, ऑयल इंडिया, चेन्नई पेट्रोल, एमआरपीएल पर अंत में ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार ने जो विंडफॉल टैक्स है वो घटाया है। कच्चे तेल पर अगर आप विंडफॉल टैक्स जो है वो 13,000 प्रति टन से घटाकर 10,500, वहीं डीजल एक्सपोर्ट पर अगर आप देखेंगे तो 13.5 प्रति लीटर से घटाकर 8.5, एटीएफ शिपमेंट की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर 9 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। और ये सब जो लागू होने वाला है वो 17 सितंबर से लागू हो चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और इन स्टॉक्स पर आएगा रिएक्शन। कुशल, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें आप लेकर आए हैं आज? मॉर्निंग डीप खबरों में अंबुजा सीमेंट्स है। सबसे पहले 47.7 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट्स यहां पर अदानी ग्रुप को जारी करने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि जो 20,000 करोड़ रुपए का ये कुल वारंट्स होंगे, इसका इशू प्राइस 418 रुपये 87 पैसे प्रति वारंट तय किया गया है। मौजूदा भाव 518 रुपये का है। महिंद्रा एंड महिंद्रा यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्होंने ओंटारियो टीचर्स के साथ, ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान बोर्ड के साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक करार कर लिया, और इस करार के तहत कंपनी जो है अपनी सब्सिडियरी महिंद्रा सस्टेन में अपना 30% हिस्सा बेचेगी और 711 करोड़ में ये हिस्सा बेचा जाएगा। और इसके अलावा एमएचएल और एमएसपीएल का अतिरिक्त 9.99% हिस्सा भी कंपनी बेचती हुई नजर आएगी। तो इस वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा भी फोकस में रहेगा। टायर कंपनियां पर भी रेडार पर रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेटिक रेडियल टायर्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो जारी रखने की सिफारिश डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने की है। और ये जो घरेलू टायर कंपनियां हैं जो ये इसका उत्पादन करती हैं, उन्होंने ये एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए सिफारिश की थी। तो इस वजह से ये भी फोकस में रहने वाले हैं। डेल्टा कॉप, यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन आर्टिकल्स और जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी उस पर कंपनी की सफाई है कि दमन ओवरड्यू प्रशासन से कंपनी या सब्सिडरी को कसिनो से जुड़ा कोई भी लाइसेंस नहीं मिला है। तो ये एक अपडेट डेल्टा कॉप की तरफ से है। ग्रैन्यूल्स इंडिया में बाईबैक की डेट्स आ चुकी है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। 27 सितंबर को ये बाईबैक खुलने वाला है और 400 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये बाईबैक करने वाली है कंपनी। ये पहले ही अपडेट आ चुका था और बाईबैक अमाउंट कुल मिलाकर 250 करोड़ रुपए का था। तो इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पर 27 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक ग्रैन्यूल्स इंडिया का बाईबैक खुला रहेगा।
एयरलाइन कंपनियां भी फोकस में हैं क्योंकि यहाँ पर जो डेटा आया है डीजीसीए की तरफ से, घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक सालाना आधार पर 51% बढ़ती हुई नजर आई है। इंडिगो का मार्केट शेयर 58.8% से घटकर 57.7% और स्पाइसजेट का मार्केट शेयर 8% से 7.9% मंथ ऑन मंथ आधार पर चेंज होते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट अंत में दो खबरें और हैं जिसमें डिफेंस स्टॉक्स हैं। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना ने रक्षा खरीद के लिए इमरजेंसी टेंडर जारी कर दिया है और अगले 1 साल में इस टेंडर को पूरा करना होगा, जिसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं जिसमें बंदूक, मिसाइल, ड्रोन, काउंटर ड्रोन जैसे उत्पादन शामिल हैं। और अंत में एचडीएफसी लाइफ फोकस में है, एक्साइड भी, क्योंकि यहाँ पर एनसीएलटी मुंबई से बेंच से एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के मर्जर को मंजूरी भी मिलती हुई दिखी है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें, बट खबरें खत्म नहीं हुई हैं। नुपुर भी हमारे साथ खबरें और साथ ही कुछ फंड एक्शन भी लेकर। मॉर्निंग नुपुर, बताएं। गुड मॉर्निंग। बायबैक की खबर के साथ शुरुआत करते हैं। एसपी अपैरल्स आज फोकस में क्योंकि 21 सितंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है जहां पे बायबैक पर निर्णय लिया जाएगा। मिधानी आज फोकस में क्योंकि कंपनी को 185 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। अब तक कंपनी को 470 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है और कंपनी के पास फिलहाल 1535 करोड़ के कुल ऑर्डर्स हैं। अदानी पावर एक्सचेंजेस से कंपनी की जो डी लिस्टिंग के लिए उसके लिए जो मंजूरी नहीं मिली थी उसके चलते अब वो डी लिस्टिंग ऑफर वापस ले लिया है कंपनी ने। वेल्सपन कॉर्प भी आज पॉजिटिव खबर के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा क्योंकि अमेरिका में कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला है और इसे पूरा करने के लिए FY 23-24 तक का टाइमलाइन है। भारत वायर रोप्स भी आज फोकस में क्योंकि 23 सितंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है जहां पर फंड जुटाने पर बोर्ड का विचार करेगी। डीबी कॉर्प जहां पर प्रमोटर ने कुछ शेयर्स खरीदे, अपनी हिस्सेदारी को 54.5% से बढ़ाकर 54.55% अप कर दी है। रॉयल ऑर्किड भी आज फोकस में क्योंकि प्रमोटर ने यहां पर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची है। 16 सितंबर को यह ट्रांजैक्शन हुआ था ओपन मार्केट के थ्रू। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें और फंड एक्शन भी, बट ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं ओवर द वीकेंड। आइए जानते हैं इनके बारे में आशीष के साथ FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो आज की जो टॉप रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए अंबुजा सीमेंट्स, यहाँ पर काफ़ी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं। जेफरीज की तरफ से अपग्रेड आया, पहले होल्ड की राय दिया करते थे, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं। और लक्ष्य भी देखिए 340 से सीधा बढ़ाकर 620 करना ही पड़ेगा क्योंकि स्टॉक में काफ़ी तेजी आ गई है। 517 की क्लोजिंग है। वहीं JP मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग को अभी भी बरकरार रखा है। इनका व्यू बरकरार है 309 रुपये के लक्ष्य है। सिटी ने बिकवाली की राय दी है, 340 रुपये का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा ACC यहाँ पर भी नजर रखिएगा क्योंकि जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य 2565 से बढ़ाकर 3030 रुपये कर दिया है। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2110 रुपये के लक्ष्य ले 2612 की क्लोजिंग है। बैंकिंग स्टॉक्स में भी आपको खास एक्शन देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर CLS से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 20 रुपये से बढ़ाकर 680 कर दिया है और ये कह रही कि ग्रोथ और मार्जिन आगे जाके काफ़ी सुधरते हुए नजर आएंगे। एक्सिस बैंक पर CLS से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 975 से बढ़ाकर 1050 कर दिया है, करीब 790 की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि ROEs लगातार सुधरते जा रहे हैं। HDFC लाइफ यहाँ पर भी खास नजर रखनी है। CLS की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 660 से बढ़ाकर 680 कर दिया है, 547 की क्लोजिंग है। रिलायंस यहाँ पर देखिए नोमेरा खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं 2885 के लक्ष्य के लिए। बजाज फाइनेंस पर जेफरीज ने होल्ड की राय दी है, लक्ष्य 7300 से बढ़ाकर 8000 कर दिया है, 7274 की क्लोजिंग है। सिप्ला पर नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 1195 के लक्ष्य के लिए, 1044 की क्लोजिंग है। और NHPC यहाँ पर भी नजर रखेंगे क्योंकि CLSA की तरफ से खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, करीब करीब 38 रुपीज़ की क्लोजिंग है, 51 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो ये है कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स। इसके अलावा भी आजकल आशीष काफ़ी रिपोर्ट्स लेकर आने के लिए जाने माने जाते हैं। तो आशीष वीकेंड पे और आई होंगी रिपोर्ट्स? तो सर रिपोर्ट्स तो बहुत हमारे पास और सारी रिपोर्ट्स हम कवर करते हैं। भारतीय एयरटेल पर भी देखिए नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, लेकिन लक्ष्य दिया इन्होंने 855 का, 780 रुपये की क्लोजिंग है। M&M यहाँ पर CLSA खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, करीब 1567 के लक्ष्य के लिए 1250 की क्लोजिंग है और ये मानने की फेस्टिव डिमांड हो सकता है कि SUV और ट्रैक्टर दोनों में जो है अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिले। एस्कॉच पर क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 1440 के लक्ष्य के लिए। JSW स्टील पर नोमेरा ने रिड्यूस की रेटिंग दी है, करीब 686 की क्लोजिंग है, 548 रुपये
का लक्ष्य दे रहे हैं। लॉजिस्टिक स्टॉक्स 2 हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स यहाँ पे नोमिरा खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, 282 की क्लोजिंग है, 433 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया है। और कंटेनर कॉर्पोरेशन पर भी देखिए 740 की क्लोजिंग है, 918 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। गुजरात पेपाव पोर्ट यहाँ पर भी देखिए दमदार टारगेट्स हैं, 88 रुपये की क्लोजिंग है, 142 रुपये का टारगेट दिया है। तो अंत में गुजरात पेपाव पोर्ट यहाँ पर बड़े टारगेट्स के लिए जो है नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आपको करना है फोकस। आइए फोकस करते हैं एक्सपर्ट्स पर जो लेकर आए हैं आपके लिए पिक ऑफ द वीक। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करेंगे आप। बिल्कुल, सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, शुरुआत करने से तो कभी इनकार नहीं करा, वो अलग बात है। ये कई बार मतलब कि अब तो बहुत समय हो गया है कि शुरुआत में नोटा लिया हो, अब तो नोटा भी नहीं लेते हैं। तो अनिल जी, खरीदारी की राय है इंडसइंड बैंक पर, बट कंडीशनल है। 1227 1227 की क्लोजिंग है, 1240 1240 के स्तरों पर नजर रखें। 1240 के लेवल टूटे, उसके ऊपर सस्टेन करे, तब इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय है। 1211 1211 पर स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट है 1359 का टारगेट है। तो इंडसइंड बैंक में खरीदना है, बट खरीदना है जब 1240 के स्तर टूटे और उसके ऊपर सस्टेन करे। और टारगेट पूरा 100 रुपए पर, 120 रुपए पर। देखिए अनिल जी, वो 1240 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बड़े चार्ट्स के बड़े ब्रेकआउट होंगे, बड़ा रिवर्सल होगा। और अनिल जी 100 रुपीज में देखिए, फुल 5 डेज वर्किंग है, बीच में कोई हॉलीडे नहीं है, तो 5 दिन भी है साथ में 100 रुपए के साथ। ओके, ठीक है, परफेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी पिछली बार हॉलीडे कब आया था बंसल जी, बताइए। अनिल जी अब तो लॉन्ग बैक हो गया, अब तो नेक्स्ट अब मुझे लग रहा है वो 2 अक्टूबर की हॉलीडे आएगी, वो भी कहीं वीकेंड पे ना पड़ जाए, चेक नहीं करा अनिल जी। हाँ, याद रहे वो भी रविवार के दिन ही है। दशहरे की आएगी 5 अक्टूबर को। हाँ, उससे पहले कोई छुट्टी उट्टी नहीं है। छुट्टी के चक्कर में मोह माया में पड़े ना बंसल जी, काम पर फोकस करते रहें जैसे कि आप करते आए हैं हमेशा से। इस वीकेंड पर भी आप इंडसइंड बैंक निकाल कर लाए बेहतरीन पिक। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मैं भी एक बैंक आपके लिए लेकर के आया हूं और बैंक आप ही का है अनिल जी, और ये बैंक है कर्नाटक बैंक, जिस पर मेरी खरीदारी की राय है। इस सप्ताह अनिल जी जबरदस्त तेजी हमने इस सप्ताह कर्नाटक बैंक में आते हुए देखी। गए सप्ताह में बड़ा ब्रेकआउट हुआ और शुक्रवार को जब हम देख रहे थे कि सारा बाजार टूट रहा था, उस समय भी स्टॉक ने हाईएस्ट क्लोज देने में सफलता प्राप्त की। तो एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ केटीके बैंक के चार्ट पर दिख रहा है। कुणाल जी यहाँ बाय करके चले 81 पर स्टॉप लॉस। कुणाल जी, पहला एक मासूम सा सवाल है मेरे मन में कि अगर कर्नाटक बैंक मेरा ही है तो मैं मेरी वसीयत में आपके नाम लिख के जाऊं, आपको मिल जाएगा? अनिल जी देखिए, आपकी वसीयत से तो और भी बहुत कुछ लेना है अनिल जी। कर्नाटक बैंक आप जिसे चाहे दे दें, और बहुत कुछ आइडेंटिफाई। ये आपको नहीं लेना, ये आपको नहीं लेना, जो मेरा है, जो मेरा नहीं है वो आपको लेना है। अनिल जी आपके तो हम अपने हैं अनिल जी। बहुत ही बढ़िया, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेवल बताए सर कर्नाटक बैंक के जी। अनिल जी देखिए, 81 रुपए पर 81 रुपीज पर स्टॉप लॉस रखे। पहला टारगेट है 89 का, दूसरा टारगेट है 93 रुपए का। जिस तरह का स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का है, बैंक स्टॉक से नजरें नहीं चुराई जा सकती। बैंक स्टॉक्स में निवेश करें, 81 पर स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए कर्नाटक बैंक खरीदारी करने की राय। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी पिछले हफ्ते हमने आईटी स्टॉक्स के चार्ट फिर से खराब होते हुए देखा। थर्सडे फ्राइडे के सेशन में फ्रेश ब्रेकडाउन्स वहां पर आते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते यहाँ पर शायद जो वीकनेस है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है, इसलिए बिकवाली करके चलेंगे। कोफोर्थ के फ्यूचर्स में ये मेरा पिक ऑफ द वीक रहेगा। बहुत ही खराब चार्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर्स में 3240 के आसपास का क्लोज है अनिल जी। 3275 तक आता है तो वहां पर शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। 3350 का स्टॉप लॉस लगाना है, और मुझे लगता है कि 3000 और उसके नीचे तक के भी टारगेट्स इसी हफ्ते में कोफोर्थ में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो कोफोर्थ के फ्यूचर में बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी मेरी पिक ऑफ द वीक के तौर पर। कोफोर्थ है बेचने की राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। सुमित जी भी हैं तैयार। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द वीक।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द वीक के तौर पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फार्मा डिफेंसिव स्टॉक्स पे नजर रखना चाहिए और उसके और डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा बाइंग देखने को मिल सकता है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के अंदर एक बाइंग मोमेंटम बना है। पिछले 3 दिनों में स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छा पुलबैक, अच्छा बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिला है। ग्रेन्यूल्स के अंदर यहाँ से ऊपर में 330 रुपए से लेके 335 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 315 के आसपास ग्रेन्यूल्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 303 रुपए का, ऊपर में टारगेट 330, 335 ये लेवल इस हफ्ते में देखने को मिलने चाहिए। और आपको बता दूं ग्रेन्यूल्स में वीकेंड पर जो एक बड़ी खबर आई है वो पॉजिटिव है। 400 रुपए के दाम पर कंपनी बायबैक करने जा रही है, यानी कि यहाँ से लगभग 27% की होगी प्रीमियम। बायबैक की साइज है 250 करोड़ रुपए की और 27 सितंबर को बायबैक खुलेगा, 18 अक्टूबर को बायबैक बंद होगा। 62 लाख शेयरों का बायबैक किया जाएगा और बायबैक टेंडर ऑफर के जरिए होगा, यानी कि आप अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं। ये है आपके लिए बायबैक की डिटेल्स ग्रेन्यूल्स में। तो देखते हैं आज इसका क्या असर स्टॉक पर देखने को मिलता है। आइए जैन साहब भी हैं हमारे साथ तैयार। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर, शुक्रवार को भी शो किया था आपने? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, इवनिंग शो का तो मैं पक्का दूंगा ही जी। और तो मैंने बर्जर पेंट्स दिया था सेल के तौर पे, इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे। और देखिए एशियन पेंट्स, और हालांकि इनको फायदा होता है क्रूड ऑयल का, बट टेक्निकली ये वीक था और मार्केट्स भी वीक लग रहे हैं थोड़े बहुत आज। हालांकि थोड़ा सा एसजीएक्स निफ्टी ग्रीन है लकीली। दूसरा टेगा इंडस्ट्रीज मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे बाई कॉल दिया है। और तीसरा सुंदरम फास्टनर्स। और देखिए ऑटो इंसुलेटर्स में काफी दिनों से बुलिश हुई हूं, तो मुझे लगता है कि सुंदरम फास्टनर्स को खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे। और अब मैं अगर इस हफ्ते की टॉप पिक बोलूं तो टॉप पिक ऑफ द वीक है हमारे कुणाल जी की फेवरेट 3M इंडिया। और ये कंपनी जबरदस्त लगती है मुझे, मैंने काफी बार पहले भी रेकमेंड किया, बट बड़े भाव का स्टॉक है, इन दिनों में डिस्कशन में नहीं है, बट 3M इंडिया इज अ फैंटास्टिक स्टॉक। और कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक स्टॉक है जिसको मैंने पिछले कई बार किया हुआ है, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, इस पे ध्यान दें। और इकरा एंड टाटा मेटालिक्स एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट अपार इंडस्ट्रीज। तो 5 स्टॉक में पीक के तौर पे लाया हूं और बाकी जो 3 स्टॉक्स थे वो मैंने रेकमेंड कर दिए। ओके, इकरा, टाटा मेटालिक्स, अपार, 3M इंडिया। एक में मिस कर गया, एक कौन सा है? पीएसपी प्रोजेक्ट्स। ओके या ओके, तो ये है आपके लिए स्टॉक्स जैन साहब की तरफ से। लेकिन पिक ऑफ द वीक है 3M इंडिया। कुणाल जी क्या कहेंगे, आपसे ही सीखे हैं जैन साहब की जब भी मार्केट में बड़ी अनिश्चितता हो, बहुत बड़े प्राइस वाली कोई एमएनसी कंपनी को रिकमेंड कर दो? अनिल जी देखिए, मैं एक चीज देख पा रहा हूं अनिल जी, मैं जैन साहब को बड़ी क्लोजली ट्रैक करता हूं जी, उनके सारे जेम्स को अनिल जी बड़े परखने की कोशिश करता हूं। तो अनिल जी मैंने पाया है कि जैन साहब के एनालिसिस पर टेक्निकल्स का बड़ा भारी रोल होता चला जा रहा है। तो चार्ट्स देखने के बाद ही जैन साहब आजकल खरीदारी की राय दे रहे हैं, क्योंकि अनिल जी 3M इंडिया का चार्ट बड़ा जबरदस्त है और अनिल जी शेयर से तो मेरा लगाव आप जानते ही हैं। तो अनिल जी आज मेरी ओर से जैन साहब को लव यू कह दीजिए। अरे वाह, नहीं इसके लिए मतलब आपको डायरेक्टली किसी मीडिएटर की जरूरत है इस काम के लिए भी? मेरे जैसे डायरेक्टली भी तो आप कह सकते हैं। मैं इसमें वैल्यू एडिशन क्या करूंगा ये बताइए। अनिल जी अनिल जी देखिए, मैं तो लव यू कह ही दूंगा, आप कहेंगे तो अनिल जी 2 लोगों के द्वारा लव यू तक पहुंच जाएगा। अनिल जी जैन साहब जो कुछ भी आपके और कुणाल जी के बीच में डायरेक्टली सेटल कर रहे हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मेरी तरफ से भी लव यू देखिए। चलिए बढ़िया, दोनों ने आपस में कर लिया, ठीक है। चलिए तो ये है आज के आपके लिए बेहतरीन पिक्स जिन पर रखनी है आपको नजर। आइए कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन भरपूर है। जरा एक बार अंबुजा सीमेंट पर राय लिया है जैन साहब से। जैन साहब खबरें चूंकि बाहर आ चुकी है, जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा रहा है वो 100 रुपये नीचे 418 रुपये 87 पैसे, और वो भी वारंट्स के जरिए। बताएं 517-18 पर क्या है राय अंबुजा पर अब आपकी? देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। अंबुजा और एसीसी देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाय है, बट यस इतना बड़ा मूव आ चुका था इस पर्टिकुलर न्यूज की वजह से, और प्लस ये जो न्यूज आई है उसकी वजह से आज थोड़ा दबाव रह सकता है कि वारंट्स की जो प्राइसेस है। और रीजन ये है कि देखिए बहुत बड़े मूव्स आ चुके हैं फिर सीमेंट स्टॉक्स में। मुझे वैसे ओवरऑल लगता है कि बहुत जबरदस्त आगे तेजी बनने वाली है। और जिस तरीके से अब ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट कंपनी बन गई है एसीसी प्लस अंबुजा,
और भी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और एक्विजिशंस ऑन द कार्ड, ऐसा लगता है कि करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 100 जो भी 100+ मिलियन टन्स का जो अल्ट्राटेक का टारगेट है वो भी एक ग्रुप पूरा करेगी, क्योंकि बहुत एग्रेसिव है इस बात में, तो किसी को भी दो राय नहीं है। तो मेरे हिसाब से बने रहें, जिन्होंने ले रखा है डरना नहीं है, और नीचे भी आए तो हो सकता है एक्यूमुलेट कीजिए। मुझे एसीसी अंबुजा दोनों वैसे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया लगते हैं, ट्रेडिंग की बात अलग है। ओके, तो ये है आपके लिए अंबुजा पर राय। एसीसी अंबुजा रखते हैं नज़र, आज कैसा एक्शन आता है। ब्रोकरेज कमेंट्री हालांकि अभी भी थोड़ी पॉजिटिव बनी हुई है इन काउंटर्स पर, आगे बड़े एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं इनको लेकर। इंडिया सीमेंट पर भी रखेगा नज़र, वायदा कारोबार के बैन में भी ये आ गया है, बड़े एक्शन वाला ये स्टॉक रहा है। फोकस रहने वाला है चार्ट्स पर अगर आप बात करें तो M&M पर भी, यहाँ पर एक सब्सिडरी है, वहाँ पर अपना ये कुछ 30% हिस्सेदारी बेच रहे हैं, करीब करीब 711 करोड़ रुपए की ये डील होने वाली है। हिमांशु जी, चार्ट्स पर M&M कैसा लगता है सर? स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है। हालांकि पिछले 2 से 3 दिनों में छोटा सा मामूली एक मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग या एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला है, बट ऑल इन ऑल एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है, स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, और 1200-1220 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं, जहां पर मुझे लगता है कि वापस से खरीदारी के मौके इस स्टॉक में एंट्री के लिए ढूंढे जा सकते हैं। तो ये है आपके लिए M&M जहां पर रखनी है आपको नजर, ये भी फोकस में रहेगा। आइए सिमी जी भी हमारे साथ है तैयार, करते हैं उनका स्वागत। सिमी जी मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरी तरफ से आज का पिक ऑफ द डे होगा भारत डायनेमिक्स। इसमें फ्राइडे को ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, क्लोजिंग भी बहुत अच्छा आई थी, 900 के ऊपर क्लोजिंग आया था। मुझे लगता है कि आज अगर थोड़ा सा सुस्ती में के साथ खुलता है तो थोड़ा सा लोअर लेवल पर देखने को मिलेगा, खरीदारी वहीं पे करना है। 875 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट्स रहेगा 945 का पहला, 970, 1000 का तीसरा। तो ये पूरा वीक के लिए भारत डायनेमिक्स को खरीद कर चलने का सलाह होगा। बिल्कुल, और डिफेंस स्टॉक्स तो आज फिर से फोकस में भी रहने वाले हैं। भारत डायनामिक्स और फोकस में रहेगा ही, बट बाकी स्पेस पर भी एक्शन रहेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एक नया टेंडर जारी किया गया है और वहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़े ऑर्डर्स, और शॉर्ट टर्म में ही ये डिलीवर करने होंगे। अगले 1 साल की ही डिलीवरी टाइमलाइन है, तो काफ़ी सारे डिफेंस स्टॉक्स आज भी फोकस में आएंगे। जैन साहब, कोई डिफेंस स्टॉक जो आपको पसंद हो सर? बिल्कुल, देखिए भारत डायनेमिक्स है, HAL है, BEL है, ये सारे ही बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। इवन आप देखिए जो मिधानी जो चल नहीं रहा था, मैं हमेशा मिधानी के बारे में बात करता था, पिछले कुछ महीनों से कम ही बात की है, क्योंकि पहले ऊपर के लेवल्स पे 205 के लेवल्स पे रेकमेंड किया हुआ स्टॉक है, काफी नीचे भी आया और अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट परसों के फ्राइडे के खराब मार्केट में भी आउट परफॉर्मर था। तो मेरे हिसाब से देखिए मिधानी कैन बी अ वेरी गुड बेट, और बहुत बढ़िया लेवल्स पे है, इसीलिए क्योंकि ओवरऑल बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। बाकी सारे स्टॉक्स चल चुके हैं, काफी हद तक डिस्काउंटिंग हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में, और माहौल अभी कोई बहुत ज्यादा तेजी का लग नहीं रहा। मुझे लगता है कि 17,800 18,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ प्ले करेगा। तो जस्ट दैट की स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, डिफेंस में बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैंने एमटार टेक्नोलॉजीज रिसेंटली रेकमेंड किया है, उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि PSUs पे स्टिक करना डिफेंस स्टॉक्स के लिए ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी और समझदारी होगी, रादर देन गोइंग फॉर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स। तो मिधानी विल बी वन ऑफ माई टॉप पिक्स। ओके, तो मिधानी मिश्र धातु, इस पर रखिए नज़र, ये स्टॉक भी आपके रेडार पर होना चाहिए। आई थिंक इसमें थोड़ी खबर भी आई है। बिल्कुल 185 करोड़ का इन्हें ऑर्डर भी मिला है, इस साल करीब 450 करोड़ के ऑर्डर्स मिल चुके हैं और 1500 करोड़ से ज़्यादा की इनकी ऑर्डर बुक है। बट नई खबर इसमें यही है कि 185 करोड़ का इन्हें ऑर्डर भी मिला है। सुमित जी, एक बार चार्ट्स पर भी जरा देख लें मिधानी मिश्र धातु। दीपांशु, देखिए मिधानी के अंदर मोमेंटम बना था। मिधानी के अंदर अगर कोई पोजिशन नजरिया लेना चाहता है तो फिर लोअर लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी कर सकता है, और पिछले एक हफ्ते के अंदर स्टॉक के अंदर मोमेंटम भी बना, और लास्ट डे का प्रीवियस डे का अगर कैंडल देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक तो एग्जिस्टिंग पोजिशन होल्ड रख के चले, फ्रेश खरीदारी स्टॉक के अंदर 215 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे बनेगी, जिसके अंदर फिर स्टॉक ऊपर में 230 रुपए से लेके 235 रुपए तक के लेवल मिधानी दिखा सकते हैं आने वाले दिनों में। तो डिप स्पेस में खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो डिप्स पर करें खरीदारी मिश्र धातु। जैन साहब को भी फंडामेंटली ये काउंटर पसंद है, और ऑर्डर विन की यहाँ पर खबरें भी आपको आती हुई दिखी हैं। खबरों की बात करें तो टायर स्टॉक्स वैसे तो ज़बरदस्त एक्शन में रहे हैं और थोड़ी मुनाफा वसूली रिसेंटली दिखी, बट खबर इनके लिए अच्छी है। न्यूमैटिक रेडियल टायर्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रखने की सिफारिश की गई है कंपनी की तरफ से। इस पर
यहाँ पर शायद DGFT की तरफ से एक्शन भी आपको आते हुए दिख सकता है। अपोलो टायर्स क्योंकि काफ़ी एक्टिव रहा है ये काउंटर। सिमी जी जरा अपोलो टायर्स के चार्ट पर एक बार अपनी राय दें। बहुत ही अच्छा चार्ट है दीपांशु। फ्राइडे का सेशन में थोड़ा सा ऊपर का लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला था, पर मुझे लगता है कि जैसा फॉर्मेशन है बहुत अच्छा सपोर्ट 270-75 के आसपास है, तो उस रेंज को होल्ड करेगा तो वापस मैं एक रिकवरी इसमें एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि जो 300 का लेवल से ये स्टॉक एक बार रिटर्न किया है, वो 300 का टाइम देने से वो 300 का लेवल पार करेगा। तो 270-275 का रेंज मेरा फोकस में होगा, उस रेंज के आसपास वापस खरीदने का सलाह होगा। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो टायर्स जिस पर रखनी है नज़र। टायर स्टॉक्स बाकी सारे भी आपको रेडार पर अपने रखने ही चाहिए। वेल्सपन कॉर्प, कुणाल जी इसके चार्ट्स पर जरा राय दें। एक ऑर्डर मिला है इन्हें यूएस के इनकी जो सब्सिडी है वो इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने जा रही है। करीब 1250 करोड़ से 1250 किलोमीटर के लिए 1 लाख मेट्रिक टन हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन वेल्डिंग पाइप्स का ऑर्डर इन्हें मिला है। चार्ट्स क्या कहते हैं सर वेल्सपन कॉर्प? वैसे फ्राइडे को भारी गिरावट देखी थी इसमें। देखिए चार्ट मजबूत है ओवरऑल, ये बात सही है कि शुक्रवार को हमने बिकवाली दीपांशु देखी, लेकिन पूरा बाजार गिर रहा था और स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा बड़ी गिरावट थी। लेकिन इस स्टॉक ने एक मेजर लेवल को अभी भी होल्ड किया हुआ है और ये जो लेवल है ये 240 का है, 240 के ऊपर टिका हुआ है। तो मुझे लगता है ओवरऑल ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव है, लगातार हायर बॉटम्स बनते आए हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली लॉन्ग बायस के साथ ट्रेड करना चाहिए। 240 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख ले तो मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से 275-280 के लेवल्स दिखाने की ताकत रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए वेल्सपन कॉर्प जिस पर रखनी है नजर। जैन साहब, भारत वायर रोप्स कवर करते हैं सर इस काउंटर को। 23 तारीख को बोर्ड बैठक है, प्रेफ इशू के जरिए फंड्स जुटाने पर विचार करने वाले। बहुत ज्यादा मैंने इसके ऊपर कभी डिस्कशन भी नहीं किया और मैंने वेरी फ्रैंकली कवर भी नहीं किया है, और मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा। बट यस, ये जरूर है, मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा लगता था, मूव बड़ा दे चुका था, ये एक रीजन था, मैं इसीलिए इसको कवर नहीं किया। और ऑलरेडी शायद ये जो भी न्यूज है ये सारी चीजें डिस्काउंटेड है, बहुत बड़ा मूव आ चुका स्टॉक में, तो मेरे हिसाब से करेक्शन लाजमी है। बाकी वैल्यूएशंस के लिहाज से मैंने जैसा कहा कि महंगा है, और उसके सामने देखिए ग्रोथ भी बहुत बढ़िया दी है कंपनी ने। और एक और रीजन है इसको नहीं चुनने का, वो है प्लेजिंग। जहां पे भी प्लेजिंग आती है वो मेरे रडार से हट जाता है। इसमें 69% प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग प्लेज्ड है, तो इसलिए मैं इससे थोड़ा सा दूर रहा हूं। चलिए, तो दूर रहने की सलाह है जैन साहब की तरफ से, बट नजर रखते हैं इस पर। फंड रेजिंग की बात चल रही है। अच्छा, फंड रेजिंग की बात चल रही है तो बंसी जी, हैटसन एग्रो देख लीजिए, आज यहाँ पर बोर्ड बैठक है, इक्विटी के जरिए फंड्स जुटाने पर विचार कर सकते हैं। रिसेंटली स्टॉक पे थोड़ा एक्शन भी दिखा था, फ्राइडे को भी थोड़ा एक्टिव ही था। क्या राय रखेंगे सर इस पर? दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर तो दीपांशु यहाँ पर अच्छा है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। अगर मार्केट की वीकनेस में स्टॉक 1015-1020 के अराउंड मिल जाए तो मेरी समझ में यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकली 990 काफी अच्छा बेस है, तो गिरावट पर खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए हैटसन एग्रो पर राय बंसल जी की तरफ से। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।